हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। बिल्ट्रॉन की रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। तो हम लोग इस रिवीजन सीरीज के तहत माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज देख रहे थे, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के दो मॉडल सेट हमने देख लिए, मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2। अगर आपने अभी तक नहीं चेक किया है तो प्लेलिस्ट में जाके बिल्ट्रॉन नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। और कल से मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के भी लेक्चर अपलोड कर दिए, मतलब रिवीजन सीरीज, जिसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने डिस्कस किया है। और उसमें एक्सेल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे कि इसके थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन, और इसमें कुछ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें पता होता है, हम लोग उसे यूज़ करते हैं, लेकिन जब उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें उसका आंसर नहीं पता होता है। तो इसीलिए मैंने इंट्रोडक्शन में वो सब शब्द जो होते हैं, शब्दावली, उसे मैंने अच्छे से समझा दिया है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल सेट 2। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एमएस एक्सेल के सेल में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो कल मैंने बताया था, इसमें जो सेल्स होते हैं, जिसे बोला जाता है जो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है, जहां पे रो और कॉलम मिलते हैं, उसे बोला जाता है एक सेल। तो यही पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि उस सेल में डेटा दर्ज करने के लिए इन नीचे ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन नहीं उपयोग किया जा सकता। सबसे पहला ऑप्शन है प्रेसिंग एन एरो की। तो एरो की कीबोर्ड पे ये होता है एरो की, इसे बोलते हैं एरो की। प्रेसिंग द टैब की, इसे टैब की। प्रेसिंग द एस्केप की, ये रहा एस्केप की। या फिर क्लिकिंग ऑन द फॉर्मूला बार। तो हमने कल देखा था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंटरफेस में फॉर्मूला बार क्या होता है। यह एक लंबी पट्टी होती है जिसमें सारा डेटा एंटर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रेसिंग द स्केप की। स्केप की दबा के हम लोग किसी भी सेल में डेटा एंटर नहीं कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसी सेल को सक्रिय कर सकते हैं। तो ये रिलेटेड क्वेश्चन ही है, लेकिन थोड़ा बहुत घुमा के पूछा गया है। यह पूछ रहा है कि एक्सेल में किसी सेल को एक्टिव कैसे कर सकते हैं, किसके द्वारा। टैब की प्रेस करके, सेल पे डायरेक्ट क्लिक करके, या फिर एरो की प्रेस करके, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सूचना या फिर डेटा को कट नहीं करेगा। तो ये कुछ शॉर्टकट की दिए गए हैं और कुछ विधि दिए गए हैं। तो यह पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा विधि है या फिर शॉर्टकट की है जिससे कोई डेटा सेल में जो एंटर किया गया है वह कट नहीं होगा। कट कहने का मतलब कि इस सेल से वह डेटा कट हो जाएगा, डिलीट नहीं, कट हो जाएगा। कट करने के बाद हमें कहीं किसी और जगह उसे पेस्ट करना होगा। तो यही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रेसिंग कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी से कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन कॉपी होता है, ना कि कट होता है। कट करने का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एक्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। एमएस एक्सेल में आप एक पंक्ति यानी कि रो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो यह पूछ रहा है उसका तरीका, किस तरीके से हम लोग एक पंक्ति किसी भी वर्कशीट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि रो हेडिंग पर राइट क्लिक करें जहां आप नई पंक्ति सम्मिलित करना चाहते हैं और शॉर्टकट मेन्यू से सम्मिलित करे का चयन करें। तो इसे हम लोग प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं, देख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करने से टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो मैं बस इसके इंटरफेस में आपको समझा दूंगा किस तरीके से एक पंक्ति हम लोग ऐड कर सकते हैं, मतलब इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट में आप पूरे कॉलम को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कल मैंने बताया था, ये जो ऊपर ABCD लिखा होता है यह कॉलम का हेडर होता है, और यह 1 2 3 जो होता है यह रो का हेडर होता है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि पूरे कॉलम को आप लोग कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा क्लिक द कॉलम हेडिंग लेटर। मतलब कि कॉलम का हेडिंग लेटर ये होता है, यह B कॉलम का हेडिंग लेटर है, यह C कॉलम का हेडिंग लेटर है। इस पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, आप MS एक्सेल में किसी सूची यानी कि लिस्ट में कोई विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक जानकारी कैसे ढूंढ सकते हैं। तो लिस्ट, सपोज करिए कि यहाँ एक लिस्ट बनाया गया है इस वर्कशीट में, उसमें यह पूछा जा रहा है कि आप कोई स्पेसिफिक जानकारी अगर आपको चाहिए वो आप कैसे ढूंढ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सेलेक्ट डेटा। मतलब कि हम लोग डेटा सेलेक्ट करेंगे मेन्यू से, और उसमें हम लोग यह सेलेक्ट करेंगे डेटा फॉर्म डायलॉग बॉक्स एंड क्लिक द क्राइटेरिया बटन। मतलब कि इस ऑप्शन का ये जो तरीका है यह इस्तेमाल करके हम लोग कोई एक स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट जानकारी ढूंढ सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, जब कोई लेबल, लेबल यानी कि अगर एक सेल में जो भी हमने लिखा है उसे लेबल बोलते हैं। जब कोई लेबल किसी वर्कशीट सेल में फिट होने के लिए बहुत लंबा होता है तो आपको आमतौर पर यह करना होगा। तो यही पूछा जा रहा है कि जैसे यह सेल है, इसमें
अगर हम लोग कोई लेबल एंटर कर रहे हैं, सपोज करिए एक हेडिंग दे रहे हैं, अगर हम लोग मार्कशीट बना रहे हैं तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं सोशल साइंस, तो यह सोशल साइंस जो है इस सेल के अकॉर्डिंग जो बाय डिफॉल्ट साइज अवेलेबल रहता है ये काफ़ी लंबा होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि किसी भी वर्कशीट सेल में फिट होने के लिए बहुत लंबा है, तो आप क्या कर सकते हैं? लेवल को छोटा करिएगा। तो कैसे छोटा करिएगा? सपोज करिए इधर का छोटा साइंस जो है, दोनों का सेल बराबर है, साइंस हमने लिख दिया और इसका फॉन्ट साइज हमने 12 दिया। अब सोशल साइंस हम लोग लिख रहे हैं तो लेवल को छोटा करेंगे, यानी कि इसे 8 पॉइंट का करेंगे तो ये काफ़ी छोटा हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता है। इंक्रीज द कॉलम विथ, मतलब कि जब इस कॉलम का चौड़ाई हम लोग बढ़ा देंगे तब वह जो लेवल है वह फिट हो जाएगा, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा इंक्रीज द कॉलम विड्थ। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, कमेंट्स जो कि सेल में लगाए गए हैं उसे क्या बोला जाता है? तो यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, इसका राइट आंसर होगा सेल टिप। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल फाइल्स? मतलब कि एक्सेल फाइल को जब हम लोग अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं तो उसका कुछ एक्सटेंशन होता है, डॉट XYZ ऐसा करके कुछ एक्सटेंशन होता है। जैसे सपोज करिए कल मैंने बताया था, अगर आपने एक्सेल फाइल बनाया बेल्ट्रॉन नाम से, तो बेल्ट्रॉन डॉट, ये तो नाम हमने खुद दिया है, बेल्ट्रॉन डॉट, और इसके बाद कुछ एक्सटेंशन होगा, उससे पता चलता है कि यह एक्सेल फाइल है या फिर MS वर्ड का फाइल है या फिर पावर पॉइंट का फाइल है। तो यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, लोग कंफ्यूज भी करते हैं, क्या उसका एक्सटेंशन डॉट XLS होता है, डॉट XLW होता है, डॉट XL होता है या फिर डॉट XL होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉट XLS। तो डॉट XLS एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन है, और MS वर्ड के फाइल का एक्सटेंशन क्या है? मैंने बताया था DOCS, ये है इसका एक्सटेंशन फाइल। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, संख्याओं की श्रृंखला को जोड़ने के लिए आप कौन सा बटन या फिर फंक्शन क्लिक करते हैं? सपोज करिए हम हमारे वर्कशीट में कोई एक नंबर सीरीज है 1 2 3 4, अब इस सीरीज को हम लोग ऐड करने के लिए एक फंक्शन बटन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे बोला जाता है ऑटो सम बटन। यह कल मैंने क्वेश्चन में बताया था कि ऑटो सम से हम लोग एक सीरीज के डेटा को ऐड कर सकते हैं। अब चलिए यह एक इंटरफेस है, इसमें हम लोग समझ लेते हैं। यह देखिए यहाँ पे जो है इसे बोला जाता है ऑटो सम। तो इस सपोज करिए कि हमारा डेटा यहाँ से यहाँ तक एंटर है और हम लोग चाहते हैं इसमें इसका मतलब एडिशन हो, तब इसे हम लोग सेलेक्ट करके ऑटो सम पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यह लास्ट जो रो है उसमें उसका एडिशन दिखा देगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रत्येक वर्कबुक के निचले भाग में दिखाई देने वाले टैब्स क्या कहलाते हैं? तो यह पूछा जा रहा है कि एक वर्कबुक है, उसके निचले भाग में कुछ टैब्स दिखते हैं, उसे क्या बोला जाता है? तो इसे इमेज से हम लोग एक बार देख लेते हैं। यह वर्कबुक है और वर्कबुक के नीचे यह कुछ टैब है, शीट 1, यहाँ पे प्लस साइन दिया गया है, इससे हम लोग और शीट ऐड कर सकते हैं, मतलब कि इस तरीके के और भी पेजेस हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ अगर एक और ऐड करते हैं तो उसका नाम होगा शीट 2। इसे हम लोग रीनेम भी कर सकते हैं। सपोज करिए इसमें आपने क्लास 6 का मार्कशीट बनाया है तो यह होगा क्लास 6 का मार्कशीट, फिर यह क्लास 7, इसे हम लोग नाम दे सकते हैं। सवाल में यही पूछा जा रहा है कि इसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोला जाता है शीट टैब्स। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ग्रिड लाइन के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए है, मे बी टर्न्ड ऑफ फॉर डिस्प्ले बट टर्न ऑन फॉर प्रिंटिंग। मतलब कि हमें डिस्प्ले, ये होता है ग्रिड लाइंस, ये जो आपको लाइंस दिख रहे हैं इस तरीके से, इसे बोला जाता है ग्रिड लाइन। तो सवाल में यही पूछा जा रहा है कि ग्रिड लाइन को हम लोग ऑफ कर सकते हैं डिस्प्ले के लिए और फिर ऑन कर सकते हैं प्रिंटिंग के वक्त। मतलब कि अगर हम लोग चाहें कि प्रिंट में वह ग्रिड लाइंस भी आए तो वह हो जाएगा। मे बी टर्न ऑन और ऑफ फॉर प्रिंटिंग, मतलब प्रिंटिंग, जब हम लोग एक्सेल फाइल को प्रिंट करते हैं तो हम चाहते हैं कि वह ग्रिड लाइन आए तब वो आ जाएगा, अगर हम चाहते हैं वह ग्रिड लाइन हट जाए तो वो हट जाएगा। फिर ऑप्शन सी बोल रहा है, दे कैन बी टर्न्ड ऑफ फॉर डिस्प्ले एंड प्रिंटिंग। मतलब इसे अगर हम लोग ऑफ कर देते हैं तो ये डिस्प्ले में भी नहीं दिखेगा स्क्रीन पे और प्रिंट में भी नहीं दिखेगा, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये ग्रिड लाइंस के साथ हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज द वी लुकअप फंक्शन डू? तो यह वी लुकअप जो एक फंक्शन है, एग्जाम में कई बार इससे सवाल आते हैं, वी लुकअप या फिर एच लुकअप, ये फंक्शन का काम क्या है? तो यह एक एडवांस्ड फंक्शन है, इसका काम क्या होता है MS एक्सेल में? तो इसका राइट आंसर होगा फाइंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स। तो वी लुकअप एक ऐसा फंक्शन है जिसका इस्तेमाल हम लोग एक संबंधित रिकॉर्ड को खोजने के लिए करते हैं। तो इसका तरीका मैं नहीं बताने वाला हूं क्योंकि यह थोड़ा एडवांस्ड है, आपको MS एक्सेल की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, मतलब डेटा सोर्स और ये सब चीज़,
तब जाके यह वी लुकअप फंक्शन आपको इस्तेमाल करने आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं, यू कैन मूव अ शीट फ्रॉम वन वर्कबुक इनटू अ न्यू बुक बाय। तो यह यही पूछ रहा है कि अगर सपोज करिए एक वर्कबुक में एक शीट को आप मूव करना चाहते हैं, मतलब किसी और दूसरे वर्कबुक में ले जाना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जैसे कि सपोज करिए कल मैंने बताया था आपके पास दो इस तरीके के लाइंस वाले कॉपी हैं, यह कॉपी 1 है, यह कॉपी 2 है। इसमें 10 पेज हैं। आप चाहते हैं कि पेज नंबर 5 हम पूरा उठा के इसमें ले जाएं, तो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ से उस पेज को फाड़िएगा और इसमें ले जाइएगा। ये सवाल एक्सेल के शीट के बारे में वही पूछ रहा है। तो इसमें एक्सेल के शीट को हम लोग फाड़ तो सकते हैं नहीं, तो क्या तरीका होगा। तो फ्रॉम एडिट मेन्यू हम लोग क्या करेंगे, मूव या फिर कॉपी को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद न्यू बुक हम लोग सेलेक्ट करेंगे टू बुक लिस्ट और फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। तब जो है इसमें से जो शीट है, एक पेज है, इसमें से उठ के इसमें चला जाएगा। ये अगर जब हम लोग कॉपी करते हैं तो यहाँ मौजूद रहेगा और दूसरे वर्कबुक में वो चला जाएगा। अगर हम लोग कट करते हैं या फिर मूव करते हैं तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा और सिर्फ इस बुक में रहेगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। यू कैन ऑटोमेटिकली एडजस्ट द साइज ऑफ द टेक्स्ट इन अ सेल इफ दे डू नॉट फिट इन द विड्थ बाय। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम लोग सेल में कोई लेवल फिट नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हमने उसमें देखा था सेल का साइज हम लोग बढ़ा देते थे, मतलब उसका चौड़ाई हम लोग बढ़ा रहे थे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई टेक्स्ट नहीं एडजस्ट कर रहा है उस सेल में तो हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है टेक्स्ट का साइज, तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स से हम लोग इस बॉक्स को क्लिक मतलब सेलेक्ट करेंगे, श्रिंक टू फिट चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। तो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स है, जब हम लोग कोई सेल में कोई एरिया को सेलेक्ट करेंगे, जब हम लोग अपने माउस के राइट क्लिक करेंगे, राइट बटन पे क्लिक करेंगे तो उसमें कुछ ऑप्शन डायलॉग बॉक्स खुलेगा। वहां से हम लोग फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करेंगे और उसमें एक होता है श्रिंक टू फिट चेक बॉक्स। जब उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे तो जो भी सेल्स है, सेल्स का साइज नहीं बढ़ेगा, बल्कि जैसे हमने बताया था सोशल साइंस, तो सोशल साइंस या लंबा लाइन लिखा के 2 लाइन में वो एडजस्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में कॉलम की संख्या कितनी होती है। तो कल के मॉडल सेट में मैंने पूछा था कि रो की संख्या कितनी होती है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कॉलम की संख्या। तो इसका राइट आंसर होगा 16,384। अब चलिए यहाँ हम लोग एक देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टोटल रो जो होता है वह होता है 1,48,576 और टोटल जो कॉलम होता है वह 16,384। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्या होता है जब डॉलर के चिन्ह, डॉलर का चिन्ह यह होता है किसी सेल एड्रेस में दर्ज किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा एक एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बन जाता है। तब आप यहाँ थोड़ा सोच रहे होंगे ये नया टर्म है एब्सोल्यूट सेल एड्रेस और रेफरेंस। तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले हमने कल देखा था सेल रेफरेंस क्या होता है। तो सेल रेफरेंस एक सेल या फिर एक सेल्स के रेंज को, मतलब कि रेंज मैंने बताया था A1 से लेके A10। यहाँ मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। अगर हमें एक्सेल में कोई भी काम करना है तो सबसे पहले हमें रेंज देना है। जैसे कि अगर हम लोग सम कर रहे हैं तो सम हर एक सेल में अलग होगा। इसमें नंबर 1 होगा, इस सेल में नंबर 2 होगा, इस सेल में नंबर 3 होगा। तो यह हो सकता है या A1 है, A1 सेल है, या A2 सेल है, या A3 सेल है। तो हम लोग चाहते हैं ये तीनों सेल का एडिशन हो। तो हमें रेंज जो है इसका हो गया A1 से लेके A3। रेंज हमेशा इस साइन से सेपरेट होता है। तो सेल रेफरेंस यही होता है कि एक सेल या फिर रेंज ऑफ सेल किसी वर्कशीट में, उसे हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्मूला के लिए। जब हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं तब हम लोग सेल्स के रेंज को हम लोग वहाँ स्पेसिफाई करना होता है, ताकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है यह उस रेंज से वैल्यू उठा सके और यह देखे कि कौन सा फॉर्मूला लगा है। अब जैसे इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग तो सबसे पहले इक्वल टू साइन देते हैं, फिर हम लोग यह लिखते हैं सम और उसके बाद यह ब्रैकेट खोलते हैं A1 से लेके A3 तक। तो यह क्या कर रहा है, हमने फॉर्मूला लगाया। अब यह देखेगा कि ठीक है सम करना है, सम कहाँ से कहाँ का करना है, तो सेल A1 से लेके A3 तक का सम करना है। तो सेल रेफरेंस यही होता है। अब सेल रेफरेंस जो होते हैं वह 2 तरीके के होते हैं, एक होता है रिलेटिव और एक होता है एब्सोल्यूट।
तो रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस अलग अलग काम करते हैं जब हम उन सेल्स से किसी फॉर्मूला को कॉपी करते हैं। सपोज करिए यह हमने एक सेल में लगाया यह फॉर्मूला इक्वल टू सम A1 से लेके A3 तक। अब इस फॉर्मूला को हम लोग आगे भी कॉपी करेंगे, कोई और सेल रेंज में हमें फिर एडिशन करना है तो हम लोग बार बार यह फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, बस इसे हम लोग कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तब यह क्या करेगा, पूरा का पूरा सेल को यह एडिशन कर देगा। तो वही बताया जा रहा है कि सेल रेफरेंस जो होता है दो तरीके का, एक होता है रिलेटिव और एक होता है एब्सोल्यूट। तो ये दोनों डिफर करते हैं जब हम लोग कोई फॉर्मूला कॉपी करते हैं। तो क्या होता है इन दोनों में बेसिक डिफरेंस? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस जो होता है वह चेंज कर जाता है जब अगर हम लोग फॉर्मूला कॉपी करते हैं किसी और सेल में। जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ, यह है इक्वल टू सम, फिर हमने दिया A1 से लेके A3 तक। इसे जब हम लोग किसी और सेल में कॉपी करेंगे सेम फार्मूला को, तो यह चेंज हो जाएगा, यह हो जाएगा इक्वल टू सम। सपोज करिए हमने इसे कॉपी किया B सेल में B1 से लेके B5, तो यह चेंज हो जाएगा, या फिर B3, तो यह चेंज हो जाएगा। यह हुआ रिलेटिव रेफरेंस। लेकिन एब्सोल्यूट रेफरेंस जो है वह फॉर्मूला अगर हम लोग कॉपी करते हैं इस सेल से तो वह चेंज नहीं होगा। और इन दोनों में बेसिक डिफरेंस देखने से ही पता चल जाता है। जो एब्सोल्यूट सेल एड्रेस होता है वह कुछ इस तरीके का दिखता है, यह हुआ डॉलर साइन, उसके बाद कॉलम नेम, फिर डॉलर साइन होगा और उसके बाद फिर यह रो को डिनोट करेगा। तो पहले डॉलर, फिर कॉलम हेडिंग, फिर डॉलर और फिर रो हेडिंग। और इसे जब हम लोग किसी और सेल में कॉपी करेंगे तो यह ठीक ऐसा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि ये डॉलर उसके बाद बी और फिर ये डॉलर और उसके बाद रो नंबर चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यही डिफरेंस हुआ रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस में। तो जब हम लोग किसी सेल एड्रेस में, यहाँ क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि जब हम लोग किसी सेल एड्रेस में डॉलर साइन लगा देते हैं तो वह सेल रेफरेंस कैसा बन जाता, तो वह एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बन जाता। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न से कौन सा फॉर्मूला एक्सेल कैलकुलेट करने में सक्षम नहीं होगा। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो एक्सेल कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, मतलब एक्सेल के हिसाब से वह गलत होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इक्वल टू सम सेल्स। या यहाँ आप देख सकते हैं बाकी सब ऑप्शन में यहाँ क्या दिया गया है, इक्वल टू सम, इक्वल टू सम, इक्वल टू सम, सब सही है। फिर ब्रैकेट के बाद यहाँ रेंज स्पेसिफाइड है, इसमें भी रेंज स्पेसिफाइड है और इसमें भी रेंज स्पेसिफाइड है, लेकिन इसमें रेंज नहीं स्पेसिफाई किया गया है, इसीलिए एक्सेल इसे कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, MS एक्सेल में स्टेटस इंडिकेटर कहाँ पे लोकेटेड होता है। तो स्टेटस इंडिकेटर मतलब कि अगर हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं, उस पर कुछ एडिटिंग कर रहे हैं, तो वह कहाँ दर्शाया जाता है, वह इंडिकेटर कहाँ पे स्थित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा फॉर्मूला बार। अब चलिए इस मॉडल सेट 2 का आखिरी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। MS एक्सेल में हाइपरलिंक जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट की होता है। तो हाइपरलिंक मैंने बताया था यह क्या होता है, किसी ये खास जगह का एक लिंक होता है जिसपे हम लोग डायरेक्टली जा सकते हैं। तो इसे जोड़ने के लिए एक्सेल में कौन सा शॉर्टकट की होता है। तो इसका राइट आंसर होगा Ctrl+K। तो चलिए इस मॉडल सेट 2 में हम लोग 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग देखें MCQ, और थोड़ा बहुत इसके साथ डिटेलिंग भी हमने देखा। अब बहुत जल्द ही मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के भी इंट्रोडक्शन और उस पर रिलेटेड MCQ अपलोड कर दूंगा। एग्जाम में आप लोग लगे रहिए और ये वीडियो आप लोग देखते रहिए। हाँ, लास्ट में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे कंप्यूटर्स और BSP HCL का एक प्लेलिस्ट है, उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड MCQ, इंपॉर्टेंट MCQ मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप लोग उसे भी जाके चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू।